तो मेरे सभी छोटे भाइयों बहनों और स्टूडेंट्स को मेरा नमस्कार। मैं पहले अपने बारे में थोड़ा इंट्रोड्यूस करवा दूं। मेरा नाम विकास शर्मा है। मैं एमएससी मैथमेटिक्स हूँ। 2020 जीआईसी लेक्चरर में मेरा सिलेक्शन हुआ है और मैं विगत 7-8 वर्षों से तकरीबन बीएससी लेवल की क्लासरूम में मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ। कुछ मेरे छोटे भाई बहनों के रिक्वेस्ट पर मैं आज से टीजीटी और पीजीटी के मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है उसको कवर करने की कोशिश करूँगा। तो जो लोग भी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं वो लोग मेरे साथ आएँ और तैयारी प्रैक्टिस रेगुलरली करें, ठीक है। तो पहली क्लास में आज मैं टीजीटी के बारे में बात कर लेता हूँ। जो लोग टीजीटी का वैसे कोई इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्लासें मेरी केवल उन्हीं के लिए हैं जो टीजीटी के फॉर्म भरे हैं, वो जानते हैं टीजीटी क्या है। और मैं केवल टीजीटी मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो टीजीटी मैथमेटिक्स में क्या है उसका सिलेबस देख लेते हैं। सबसे पहली बात तो आप सभी के पास जो सिलेबस है वो आपके पास प्रिंटेड होना चाहिए, ठीक है। मैं एक ब्रीफली नोट देखता हूँ कि सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं और उनमें से कौन से टॉपिक हम पहले पढ़ेंगे और कौन से टॉपिक्स बाद में पढ़ेंगे। जिन टॉपिक्स से क्वेश्चंस ज़्यादा एराइज होते हैं उन टॉपिक्स को हम पहले स्टडी करेंगे और जो थोड़े छोटे टॉपिक्स हैं उनको हम लास्ट में देखेंगे, ठीक है, जिससे आपकी प्रैक्टिस बड़े टॉपिक्स पर आसानी से हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले जो है आपका पहले आता है वाणिज्य। और सिंपल मैथमेटिक्स यानी साधारण गणित, ठीक है। इसमें दूरी, चाल, समय और इस तरह के चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, बैंकिंग, मूलधन, मिश्र धन, ठीक है ना, इस तरह की चीज़ें से रिलेटेड क्वेश्चन जो कक्षा 8 और 9 तो नहीं कह सकते, कक्षा 7 और 8 के लेवल की क्वेश्चंस ये इसमें आते हैं। तो ये इसको भी बाद में देखेंगे हम लोग। दूसरा है सांख्यिकी। ठीक है। नंबर 3 सांख्यिकी। तो आप जानते हैं सांख्यिकी वो मतलब है स्टैटिस्टिक्स, वही डेटा आपका बारंबार आवंटन, समांतर माध्य, माध्यिका, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। बीजगणित। कौन सी बीजगणित? कक्षा 6, 7, 8 और 9, 6, 7, 8 और 9 के लेवल की बीजगणित आपकी आएगी, ठीक है ना। और इसमें आएगा आपका सबसे जो इम्पोर्टेंट है इसमें वो है क्या? युगपत समीकरण, द्विघात समीकरण, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है इसमें टॉपिक में, बीजगणित में। चलिए अगला टॉपिक क्या आता है आपका? अगला टॉपिक जो काफ़ी बड़ा टॉपिक है, जो यहाँ से आपका सिलेबस स्टार्ट होता है, एक्चुअल सिलेबस। ये सारी चीज़ें तो आप कक्षा 10 तक आराम से पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। और जो सबसे इम्पोर्टेंट जहाँ से प्रॉब्लम क्रिएट होती है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। क्या? सारणी और आव्यूह, ठीक है। सारणी का आव्यूह का सिलेबस काफ़ी लंबी सा है और इसी में आपका लिखा तो वैसे तो वो अलग होता है, लेकिन इसी के साथ ही आपका जुड़ा होता है। इसी में आपका इसके वाले पार्ट में ही उसने एपी, जीपी, एचपी और प्रायिकता, ठीक है ना, द्विपद प्रमेय, ये सारी चीज़ें इसमें, लॉगरिथमिक प्रमेय, ये सारा इसी में दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आ गया इसमें द्विपद, मतलब द्विपद प्रमेय समझते ना, बाइनोमियल थ्योरम, लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल। तो इसलिए ये वाला जो पोर्शन है, 4th वाला पोर्शन, ये पोर्शन आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये डिफ़िकल्ट पोर्शन है, बच्चे इसी के क्वेश्चंस में फंसते हैं क्योंकि ये प्रैक्टिस में नहीं है, ठीक है। नंबर 5 पे क्या आता है आपका? सेट थ्योरी। ये सेट थ्योरी क्या है? सेट थ्योरी में होता है कि कोई फॉर्मूले नहीं होते हैं। आप जानते हैं सेट थ्योरी कैसा है? एक
थ्योरेटिकल बेस पार्ट है ये, ठीक है ना। और 6 पे आता है रियल एनालिसिस। ठीक है, रियल एनालिसिस में कुछ देखो, रियल एनालिसिस तो अभी तक था ही नहीं, क्लास 12 तक में रियल एनालिसिस नहीं होता है, ठीक है, ना तो 11th में ना ही 12th में। तो यहाँ पर जो आपको पढ़ना है वो बीएससी का लेवल का पढ़ना है, और इसमें आपको पढ़ना है कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस, इसको सीखना है आपको, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट, जो इंपॉर्टेंट है। और इसके लिए जैसे इसी से रिलेटेड आ जाएगा आपका कोशी सीक्वेंस और टेस्ट्स, ये आपको पढ़ने हैं, ठीक है। रियल एनालिसिस ये आपका बीएससी का पार्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद 7th नंबर पे आप पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में क्या है? ट्रिग्नोमेट्री में आपको हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन मिलेंगे, उसके a + b, a - b, c sin d के रूल और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस, यानी दो एंगल्स का सम, उनका डिफरेंस, इससे रिलेटेड सारे और क्वेश्चंस। हाइपरबोलिक, हाँ, ट्रिग्नोमेट्री में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है हाइपरबोलिक फंक्शंस, दैट मीन्स द ट्रिग्नोमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये जो पार्ट है, ये ट्रिग्नोमेट्री आपकी सिंपल ट्रिग्नोमेट्री नहीं है क्लास 10th वाली, ये ट्रिग्नोमेट्री आपके कॉम्प्लेक्स नंबर्स की ट्रिग्नोमेट्री है, उसमें हाइपरबोलिक फंक्शंस आएंगे, ठीक। उसके अलावा क्या है ट्रिग्नोमेट्री में? साइन रूल, कोसाइन रूल, ठीक है, और जो परिगत और अंतःवृत्त की त्रिज्याएं होती हैं, उसकी 3 तरह की त्रिज्याएं होती हैं। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री मतलब प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन और उनके जनरल प्रॉपर्टीज, ठीक है। और फिर उसके बाद आता है आपका, देखिए आज हम इंट्रोडक्शन में देख रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है, इतना तो ये पढ़ना है, चलिए आगे इधर देख लेते हैं, ठीक। इसके अलावा हमें जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है? 8th, वो पढ़ना है कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक। कॉम्प्लेक्स नंबर्स बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा ये, ठीक। और उनका रिडक्शन, रियल और इमेजिनरी पार्ट में उनका रिडक्शन, उनके इन्वर्स निकालना, ठीक है, और सीरीज में ब्रेक करना, ये सारी चीज़ें उसमें पढ़ेंगे। नंबर 9 पे आता है आपका ज्योमेट्री, ठीक है, ज्योमेट्री 10th लेवल की, उसके ऊपर की ज्योमेट्री नहीं है आपके पास, सारी ज्योमेट्री आपकी 10th लेवल की है, ठीक है। ज्योमेट्री के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आता है, वेरी इंपॉर्टेंट मैं कहूं, वो ये है, क्या है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और ज़्यादातर बच्चों का मैंने देखा है, पिछले विगत वर्षों में मुझे पढ़ाते हुए ये अनुभव हुआ है कि बच्चों की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थोड़ी वीक होती है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कौन सा पार्ट? जैसे पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, उनके टेंजेंट्स, नॉर्मल्स और उनके इंटरसेक्शंस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, उनका रिडक्शन, एंगल बिटवीन पेयर ऑफ लीनियर लाइंस, ये सारी चीज़ें जब आती हैं ना, तो बच्चे उसमें थोड़े हड़बड़ा जाते हैं। ये फॉर्मूले बेस्ड हैं पूरी तरह से, और थोड़ा सा दिमाग भी लगाना पड़ता है, तो इसलिए ये पोर्शन आपका जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कौन से लेवल की होगी? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होगी आपकी 10th के लेवल की, बहुत थोड़ी सी, 11th, 12th, और फिर उसके बाद देखिए हमारे यहाँ ज्योमेट्री जो है कभी पीछा नहीं छोड़ती है, ठीक है। ज्योमेट्री आपको बीएससी लेवल तक पढ़नी है, तो जो बीएससी का भी है थोड़ा सा उसका पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, स्फेरिकल सिस्टम, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, ठीक। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पोर्शन है। जो लोग टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं वो कोऑर्डिनेट पे ज़्यादा फोकस करें। मुझे लगता है पिछले 2 बार के पेपर पे टीजीटी के मैं देखूं तो तकरीबन 15 से 20% क्वेश्चन जो हैं वो जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। तो इसलिए अगर आपको टीजीटी क्रैक करना है तो आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर फोकस करना पड़ेगा। और इसके बाद कुछ खास नहीं बचता, ये वाला पोर्शन जो है कैलकुलस,
कहा जाए। जो लोग मैथ वाले हैं उनकी कैलकुलस स्ट्रॉन्ग ही होती है। तो कैलकुलस में क्या क्या पढ़ना है आपको? कैलकुलस में पढ़ना है आपको लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, और डिफरेंशियबिलिटी में तो अवकलन है ना, और इसके बाद इनके डिफरेंशिएशन का यूज कहाँ कहाँ होता है? इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग। हाँ, ये वाला जो पोर्शन है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला, ये स्टूडेंट्स को बहुत घुमाता है। वो समझ नहीं पाते कब इंक्रीजिंग कब डिक्रीजिंग होता है, कैसे हम पता कर लें कि कौन इंक्रीजिंग है कौन डिक्रीजिंग है। तो जब हम इस पर डिस्कस करेंगे तो वो देख लेंगे, ठीक है। और फिर इसके बाद आता है क्या? टेंजेंट, नॉर्मल, मैक्सिमा, मिनिमा, रेट ऑफ क्या चीज? रेट ऑफ चेंज, ठीक। और ये 3 चीजें आती हैं, ठीक। इसके बाद इंटीग्रेशन आ जाता है। इंटीग्रेशन के बाद आता है डिफरेंशियल इक्वेशन। कम से कम 4 क्वेश्चन आपके बने रहेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन से, ठीक है। 3 से 4 क्वेश्चन आपके डिफरेंशियल इक्वेशन से आपके पास टीजीटी के पेपर में बने रहते हैं, ठीक। ये बात समझ गए। उसके बाद इंटीग्रेशन के बाद आता है क्या? एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में क्या क्या होता है? सरफेस निकालना, सरफेस, वॉल्यूम बाय इंटीग्रेशन। देखिए ये 12th में नहीं है, पहले हुआ करता था, अब नहीं है। 12th 11 12th में, अब ये बीएससी में चला गया है। तो आपको ये पढ़ना है, ठीक। और बस इसके बाद 2 टॉपिक और बच जाते हैं। 12 पर आपको पढ़ना है थोड़ा सा स्टैटिक्स, और 13 पर क्या? डायनामिक्स। ये थोड़ा पार्ट है टीजीटी में, डायनामिक्स और स्टैटिक्स, ठीक है। यानी डायनामिक्स मतलब गति विज्ञान, स्टैटिक्स मतलब स्थिति विज्ञान। स्थिति विज्ञान में क्या पढ़ना है? एक पिंड पर लगे 3 बल संतुलन में कब होते हैं, ठीक है ना। और उनके बलाघूर्णों की गणना करना, कार्य की गणना करना, ठीक। ये सारा चीज़ें हैं। और वेक्टर को जोड़ना, वेक्टर को वियोजित करना, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, और यूनिट वेक्टर क्या होता है, ठीक। ये पढ़ना है सदिश में, यानी स्टैटिक्स में। डायनेमिक्स में बहुत थोड़ा सा है। गुरुत्व के अधीन गति, गुरुत्व का अधीन ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, प्रक्षेप गति पढ़ना है, कार्य ऊर्जा सामर्थ्य पढ़ना है, और एमकेएस जो सिस्टम है, यानी एमकेएस सिस्टम में गणना करना, कैसे उसको चेंज करते हैं, ठीक। बस इतना सा पढ़ना है। और मेरे ख्याल से अगर हम ठीक ठाक से पढ़ें तो ये पूरा सिलेबस आपका 2 महीने में कवर हो जाएगा, उनके लिए जो लोग रेगुलर मेहनत करते हैं, ठीक है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। काफ़ी बातें हो गई आज, मैंने सिलेबस से इंट्रोड्यूस करवा दिया आपको। और भले ही उसके क्वेश्चन एमसीक्यू आते हैं टीजीटी में, लेकिन प्रैक्टिस आपको सॉल्व करके ही करनी है। कुछ हमें फॉर्मूले लेंदी लगाने होते हैं, कभी कभी हमारे पास शॉर्टकट्स मौजूद होते हैं, तो हम उन शॉर्टकट्स को भी डिस्कस करेंगे कि कहाँ पे कौन सा शॉर्टकट लगाया। तो पहले तो लॉन्ग मेथड पता होना चाहिए, और फिर उन लॉन्ग मेथड का शॉर्टकट पता होना चाहिए। देखिए, केवल आपको ये नहीं करना है कि हम टीजीटी क्रैक हो गए, आपको टीचिंग भी करनी है। आगे जाके आप मैथ के शिक्षक बनेंगे, तो बच्चों को भी सिखाना है। तो अगर आपको उसका मूल नहीं पता होगा, बेसिक नहीं पता होगा, तो आप सिखाएंगे कैसे? इसलिए हमारी ये जिम्मेदारी है कि पहले हम उसके बेसिक से स्टार्ट करें किसी भी टॉपिक को, और जब हम उसको पढ़ लें तो उसमें यूज होने वाले जो शॉर्टकट ट्रिक्स हैं, जिसे हम कहते हैं, उनके बारे पे डिस्कस करें, और वो ट्रिक्स डेवलप कैसे हुई उनको भी देख लें, तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। और इसी के साथ साथ मैं आपको कुछ सवाल पीडीएफ में देता रहूँगा, आप उसको सॉल्व करते रहिएगा, ठीक। जो भी मैं डिस्कस करूँगा उसके पीडीएफ क्वेश्चंस आपको उपलब्ध करवा दूँगा। तो मेरे ख्याल से देखिए, वाणिज्य और गणित कक्षा 8 वाला है, तो इसमें आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सांख्यिकी भी कक्षा 10 तक का है। समस्या यहाँ से उत्पन्न होती है, बीजगणित से, ठीक है।
बीजगणित सारणिक आव्यूह, कुल मिला के कहा जाए तो जो हमारा सिलेबस स्टार्ट हो रहा है वो यहाँ से हो रहा है, यानी नंबर 3 से, बीजगणित से। ठीक, तो आइए आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं बीजगणित। ठीक, चलिए तो बीजगणित आज हम स्टार्ट करते हैं, एकदम बेसिक से हम लोग शुरू करते हैं। मैं इतना भी बेसिक नहीं, मैं समझता हूँ मैथ वाले हैं तो वो बेसिक जानते ही होंगे कि बेसिक क्या है, बताने की आवश्यकता नहीं है। पुश कर दो तो आज का टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे थे अलजेब्रा। अलजेब्रा में क्या पढ़ेंगे? पहला हम पढ़ेंगे करणी। करणी मतलब अंडर रूट। ठीक है ना? तो अंडर रूट, पहली बात तो ये देखते हैं कि अंडर रूट आया कहाँ से। अंडर रूट में स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फोर्थ रूट, ये सारी चीज़ें आई कहाँ से, इनको कैलकुलेट कैसे करते हैं, क्या क्या इसके तरीके हैं। ठीक है, तो चलिए, और उसके बाद उस पर बेस्ड 2-4 एग्जाम्पल्स करते हैं। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास एक x² = 7 हो, मतलब x² की वैल्यू 7 हो, तो जब हम x की वैल्यू निकालते हैं तो वो पावर जो 2 है वो उधर ट्रांसफ़र हो जाती है हाफ में। ठीक, 7 की पावर हाफ, और इस 7 की पावर हाफ को ही हम √7 लिखते हैं। यहाँ पर जब हम कोई भी पावर नहीं लिखते तो इसका सीधा मतलब होता है कि वहाँ पे 2 है, यानी √7 हो गया। अब इसको सॉल्व कैसे करें? देखो, ये तो आप जानते हो कि अगर √4 होता तो जनरली इसको हम लिखते हैं, इसके फैक्टर्स करते, प्राइम फैक्टर्स, 2 क्रॉस 2 पेयर होता, 2 बाहर हो जाता। √9 होता तो √3 × 3 होता, 3 बाहर हो जाता। प्रॉब्लम यहाँ 7 वाले पे है। तो देखिए, 7 वाले के करणी की घात को हम हल करने के लिए डिवीजन मेथड अप्लाई करते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड। और लॉन्ग डिवीजन मेथड जो है वो बहुत से बच्चों का छूट चुका होता है। पढ़ा है आपने, हमें मालूम है कि आपने पढ़ा है, कक्षा 8 में ये पढ़ाया जाता है, लेकिन प्रैक्टिस ना होने के कारण हम इसका प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर में थोड़ा कन्फ्यूजन होती है। तो एक क्वेश्चन में आज आपको डेसिमल वाला आपको बता देता हूँ। जैसे मान लें कि हमें कहता है सॉल्व √74.37, कैसे सॉल्व करें इसको? ठीक है, और इसको डेसिमल के 3 प्लेसेस तक सॉल्व करना है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 प्लेसेस तक। ठीक है, तो चलिए इसको चेक करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हम ऐसे लाइंस ड्रॉ करते हैं, ये लिखते हैं 74.37। डेसिमल हमारी बाउंड्री होती है। डेसिमल के बाद से हम पेयर बनाना शुरू करते हैं, इससे इधर पेयर बनाया, इससे इधर पेयर बनाया, और जितनी ज़रूरत पेयर में ही 0 इंक्रीज कर लिया हमने। ठीक, अब 74, देखिए टेबल कैसे पढ़ेंगे, जैसे डिवीजन करते हैं वैसा ही डिवीजन करेंगे, लेकिन टेबल पढ़ते समय ये बात का ध्यान रखेंगे कि जिसकी टेबल पढ़ रहे हैं उतने टाइम ही पढ़ेंगे। दैट मीन्स 4 को 4 टाइम्स, 5 को 5 टाइम्स, 6 को 6 टाइम्स, 7 को 7 टाइम्स। रूल वही है, 74 से मोर नहीं होना चाहिए। तो 8 8 पहुँच जाएंगे हम, 8 8 64 एंड 9 9 81। 81 इज मोर देन 74। ठीक है, तो 8 8 64, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसको ऐड कर देंगे। ठीक, ये हो गया 10 और ये हो गया 16, और ये 8 यहाँ चला गया। अब इधर वाला डेसिमल के इधर वाले सारी तो खत्म हो गए संख्याएं, अब इधर वाले बचे हैं, तो इसको लाने के लिए डेसिमल को हटाना पड़ेगा। डेसिमल चला गया ऊपर, और अगला पेयर आ जाएगा, पूरा पेयर आएगा। ठीक है ना, 37। अब यहाँ पर हमें वो डिजिट लिखनी है जिससे इस पूरे में मल्टीप्लाई करवाएं और इससे ज़्यादा ना हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 4 लिख दूँ, तो 4 से मल्टीप्लाई करने पर, यानी 164 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएं और इससे मोर ना हो, ऐसा मैक्सिमम तक ले जाएंगे, यानी 5 6 7, जब तक कि ये इससे कम रहे। जब इससे ज़्यादा होने लगेगा तो वहीं पे रोक देंगे। ठीक है, तो मुझे लगता है कि अब देखो इसका एक शॉर्टकट होता है। शॉर्टकट कैसे होता है? मान लेते हैं यहाँ कोई डिजिट है
और वो इससे मल्टीप्लाई करेगी। तो ऑब्वियस सी बात है ये 160 समथिंग होगा, 164, 65, 66, 67, यानी 160 से ऊपर होगा। और यहाँ पे कितना 1037। तो मैं क्या करूँगा, इधर एक डिजिट बची, इधर एक डिजिट बची, इसको छोड़ दिया जाए। 16 के टेबल में 103 कितने टाइम्स आ जाता है? 6 टाइम्स में, 6 टाइम, 16 6 जा 96 और 16 7 जा 112, 112 ज़्यादा होता है, यानी जाहिर सी बात है ये 6 टाइम्स जाना चाहिए। ठीक, तो ये चेक करते हैं। 6 6 जा 36, 6 6 जा 36, 39, 6 1 जा 3, 996 एंड दिस इज लेस देन 1037। तो हम इसको यहाँ से कितने टाइम्स लेके जाएंगे? 6 टाइम्स। आगे ले भी जाएंगे आप तो वो ज़्यादा ही हो जाएगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है 160 को ही 7 से मल्टीप्लाई करने पर ज़्यादा हो जा रहा था। ठीक, चेक करके आप देख सकते हैं। तो ये आ जाएगा 996 और ये जो 6 है वो यहाँ चला गया एक बार। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसको ऐड कराएंगे, ये हो जाएगा 172 और इसको सब्ट्रैक्ट कराएंगे 7 - 6 1, 3 13 - 9 4 और 0, काम खत्म। अगला पेयर आ जाएगा 0 0। अब ये दोनों ऐड हो चुके हैं 170। अब ये यहाँ पे जब कोई डिजिट आएगी तो ये बन जाएगा 1720 समथिंग। ठीक, यानी 1700, 22 23 24 25 26। अब यहाँ 1700 है और यहाँ 4000 है। तो आप खुद सोचिए, अगर इसके 2 डिजिट को हम छोड़ दें तो इधर से भी 2 डिजिट छोड़ दें। अब बचा यहाँ 17, यहाँ बचा 41। 17 से 41 में कितनी बार आप डिवाइड कर सकते हैं? 2 बार। तीसरी बार में ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको कोशिश करता हूँ तो ये भी 2 बार ही जाएगा। 1722 मल्टीप्लाई करके इधर लिखते हैं। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14 और 2 1 जा 2 1 3। ठीक, और ये सब्ट्रैक्ट हुआ 6 5 10 6 6 56। वैसे भी देखो कम है। ये वाला ऐड हो जाएगा, ये सब्ट्रैक्ट हुआ, ये ऐड हो जाएगा 2 2 4 और 2 7 1। ठीक है, और ये 2 यहाँ आ गया तो पर्याप्त है। 8.62 इसका स्क्वायर रूट आ गया। ठीक, होता यह है कि उसमें लिखा रहता है फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 74। क्वेश्चन आ गया आपका 74.37। ऑप्शंस आ गए, ए 8.62, बी 8.53, सी 8.06 और सी 8.88। टिक लगाइए, सही है। अब आप कौन सा टिक लगाएंगे? ऑप्शन ए करेक्ट है आपका। ठीक है, इसको करने के लिए आपको इतना करना पड़ेगा। अच्छा, इस पर प्रैक्टिस बनी होगी, बहुत आसान होता है, बड़ा आसान। देखो मुझे बताने में इतना टाइम लगा, अगर मैं करूं तो ये एक क्वेश्चन 1 मिनट में आराम से सॉल्व हो सकता है। और 1 मिनट का आपका क्वेश्चन होता है, एक वहाँ टाइम 1 ही मिनट के लिए तो होता, पर क्वेश्चन आपके पास 1 मिनट होता है। अगर आपने 1 मिनट में एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया तो ये 1 मिनट से भी कम का होता है। अगर आप लगाएंगे, प्रैक्टिस चाहिए, प्रैक्टिस। कितनी प्रैक्टिस है आपकी, कितना तेज आपने टेबल तैयार रख कर रखी है, आपको कितना पता है कि यहाँ पे मैं 2 रखूँ और मल्टीप्लाई करने पर इतना आएगा, 3 पे ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस से आएगा। ये 17 3 जा 51, मुझे पता है कि यहाँ 41 है, यहाँ 51 आ जाएगा, वो ज़्यादा हो जाएगा, तुरंत ही 2 से करेंगे। ठीक, तो आपका आ जाएगा 40 सेकेंड 45 सेकेंड में। ये डेसिमल के 2 प्लेस तक वाले आसानी से आ सकते हैं। प्रॉब्लम कब आती है इसमें वो देख लीजिए। इस तरह के क्वेश्चंस में प्रॉब्लम कैसे आती है? प्रॉब्लम ऐसे आती है कि जब 0 आ जाते हैं। एक और एग्जांपल इसका देख लेते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 107.06। ठीक, इसको आइए सॉल्व करते हैं। तो वही प्रोसीजर, ये आया 107.06। डेसिमल इसकी बाउंड्री है, ये पेयर बना, ये पेयर बना, 1 बच गया। जो बच जाएगा वो सिंगल ही रह जाएगा इधर। और अच्छा, इधर बच गया, मान लो 7 4 होता, फिर 4 आ गया। अब 4 तो पेयर नहीं बना रहा, तो फिर 0 इंक्रीज करने में कौन सा हर्ज है? डेसिमल के बाद चाहे जितने 0 आप बढ़ा लीजिए। ये 0 बढ़ गए, 2 और 0 बढ़ा लिए, और आगे ले जाना और 0 बढ़ा लिए। डेसिमल के बाद चाहे जितने 0 बढ़ा सकते हैं। तो ये आ गया। अब पेयर वाइज पेयर लेके चलेंगे। ठीक है,
1 1 वाला तो 1 ही बार में जाएगा, 1 ऊपर चला गया, 1 1 2 0 7 2। अब ये देखो, अब प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। अब यहाँ तुम गलती से 1 भी रखोगे तो ये 121 हो जाएगा और वहाँ है कितना 7। प्रॉब्लम अब आ गई। तो ऐसी सिचुएशन में जब एक बार भी नहीं जाता है तो अब क्या किया जाए, अब करेंगे यहाँ पे रखेंगे 0 और वो 0 जाएगा यहाँ और अगला पेयर आएगा ऊपर से। लेकिन मुश्किल ये कि डेसिमल पड़ गया बीच में, सही है। तो डेसिमल को हटाना पड़ेगा तभी तो पेयर नीचे आएगा। ये डेसिमल गया ऊपर, ये 06 आया नीचे। अब ये हो गया, यहाँ पे कुछ रखेंगे तो 200 समथिंग बनेगा, ये 706 है, 2 बार में जाएगा। 202 2 जा 404, क्योंकि 3 रखेंगे तो 203 3 जा 609 हो जाएगा, सही है, जा पाएगा 3 टाइम में। तो ये हो जाएगा 609। देखिए यही गलतियाँ होती हैं। और फिर 4 में नहीं जाएगा क्योंकि 800 हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा 6 - 9 16 - 9 7 0 9 97 हो गया, ये ख़त्म। अगला पेयर आ गया और ये 3 यहाँ चला गया 10.3। अगला आ गया 4 0। अब ये 974 है, इस 3 को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 206। आप देखो फिर वही प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम, यहाँ आप 1 भी रखते हैं तो ये 2061 हो जाता है, जबकि यहाँ ऑलरेडी तुम्हारे पास कितना है 974। ये 2000 जाएगा नहीं। तो फिर क्या करेंगे, यहाँ पे पढ़ाएंगे 0, ये 0 गया यहाँ, अगला पेयर जा रहा है, ओह सॉरी जा रहा है। ये 2000 है, ये 9000 है, मुझे 900 दिख रहा था, सॉरी 9000 है। तो जाएगा, कितनी बार जाएगा 2000 से 9000 कितनी बार जाएगा, 4 बार। 4 4 जा 16, 1 4 6 जा 24 25 2 और 2 4 2 जा 8 4 3 5 8 और ये आ गया कितना 6 2 4, बस और आएगा 1 4 इतना। इसको सब्ट्रैक्ट किया, इसको ऐड करवा देते हैं और 4 4 8 हो गया 6 0 2। तो इसकी वैल्यू आ गई तुम्हारे पास 10.30। 0 अक्सर आ जाता है तो एक बार और लेके जाते हैं, ठीक है ना। एक और बार 0 0, ये कितना हो गया 1,48,000 और ये कितना 20,000 हो जाएगा। 20,000 से 1,48,000 कितनी टाइम जाएगा, 7 टाइम्स अप्रॉक्सीमेट। और आपको करने की आगे ज़रूरत नहीं है, ठीक है, 7 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। वो 6 है, अगर 6 भी जाएगा तो 6 9 हो जाएगा, तो वो 7 ही आ जाएगा। जब आपको राउंड ऑफ करेंगे तो वो 7 ही हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका स्क्वायर रूट कितना आ गया 10.307। देखो मुझे पता है कि बहुत से बच्चों को ये आता है, लेकिन उनकी जो पकड़ होती है वो वीक हो गई है, क्योंकि काफ़ी पहले का पढ़ा हुआ है। और इसका एक क्वेश्चन जो है, एक क्वेश्चन रहता है स्क्वायर रूट निकालने वाला डेसिमल का, ठीक। तो आपको एक क्वेश्चन करना है। इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक होगा पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल्स एक बहुत ब्रॉड जो है टॉपिक है आपके टीजीटी पीजीटी में। पॉलिनोमियल के बारे में हम पढ़ेंगे, पॉलिनोमियल के जीरोज निकालना, जीरोज के रिलेशन, उन जीरोज से बनने वाले क्वेश्चंस, बहुत ढेर सारा, बहुत बड़ा स्कोप है इसका पॉलिनोमियल का। आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक, फिर डिग्री 5 का, डिग्री 6 का, कितने उसके जीरोज होंगे, कौन से रियल जीरोज होंगे, कितने रियल जीरोज नहीं होंगे, ये सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसकी डिग्री निकालना, जीरो कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है। तो सबसे पहली बात तो पॉलिनोमियल, व्हाट इज पॉलिनोमियल। क्वेश्चन है राजा होता पॉलिनोमियल हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी वाले तो जानते ही होंगे, बहुपद होते हैं, ठीक है। तो हम सीधे सीधे बता रहे हैं, ये होता है a0 प्लस a1x प्लस a2 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस an x की पावर n। दिस इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n इन वन वेरिएबल। एक ही वेरिएबल है, कौन है, x। उसके अलावा दो वेरिएबल का भी होता है, 3 वेरिएबल का भी होता है, जितने वेरिएबल का आप चाहें पॉलिनोमियल से आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें पॉलिनोमियल डिग्री कैसे होती है, व्हाट इज डिग्री, डिग्री तो जानते होंगे, द हाईएस्ट पावर,
किसकी? ऑफ वेरिएबल। अच्छा, इसमें एक और बात है, ये साफ साफ लिखा होता है पॉलिनोमियल को पहचानते कैसे हैं कि जो पावर हैं ऑफ किसकी? वेरिएबल की, वो क्या होनी चाहिए हमेशा? पॉजिटिव इंटीजर। ठीक, क्वेश्चन ऐसा आ जाता है। क्या आता है क्वेश्चन? क्वेश्चन ये आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलिनोमियल या अ पॉलिनोमियल। ऑप्शन कैसे आते हैं? जैसे ये आ गया ऑप्शन आपका x² प्लस रूट 5x, बी आ गया x की पावर 7 प्लस 1 अपॉन x की पावर 7, सी नॉट है ना, x² प्लस x माइनस 4, और सी आ गया आपके पास 3x प्लस 15। तो कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है? ये बी आपका पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक, और भी कैसे नहीं हो सकता? जैसे आ जाए x² प्लस रूट x, ये पॉलिनोमियल नहीं है। यानी जो x है, x मतलब वेरिएबल, वो अपॉन में नहीं होना चाहिए और अंडर रूट में नहीं होना चाहिए, यानी उसकी पावर ना तो निगेटिव हो ना ही फ्रैक्शनल हो, तो वो पॉलिनोमियल है, अदरवाइज पॉलिनोमियल नहीं है। डिग्री में क्या होता है? जो सेकंड डिग्री होती है, सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल का नाम होता है, क्या होता है? क्वाड्रेटिक। थर्ड डिग्री का क्यूबिक। फोर्थ डिग्री का बाई क्वाड्रेटिक। और उसके बाद फिफ्थ डिग्री, 5 डिग्री 6, उसका कोई नाम नहीं होता। ठीक है, डिग्री 5 डिग्री 6 डिग्री 7 ऐसे ही बोल देते हैं उसको। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग क्वाड्रेटिक से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो पॉलिनोमियल में सबसे पहला पॉलिनोमियल आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आता तो सबसे पहले लीनियर है, लेकिन मैं ये समझता हूं कि आपको लीनियर पॉलिनोमियल पता होगा। अरे 2x प्लस 3 वाला है, इसमें क्या बताना है? एक ही जीरोज होंगे, उसमें कोई बात है नहीं, ऐसी कोई इंपॉर्टेंट, एक ही जीरोज होते हैं। ठीक, तो लीनियर वाले पे उससे कोई दिक्कत नहीं होती है। प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट होती है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता क्या है? इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c। दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक, इसके जीरोज, व्हाट इज जीरोज? व्हाट इज जीरोज? जीरोज क्या होते हैं? जीरोज के हिंदी में क्या कहते हैं? शून्य। शून्य या कभी कभी मूल भी कह देते हैं। ठीक है ना? तो क्या होते हैं? दोज वैल्यूज ऑफ x। अच्छा, पॉलिनोमियल को डिनोट कैसे करते हैं? px। ठीक, px इक्वल टू ये है, तो दोज वैल्यूज ऑफ x फॉर विच द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल becomes 0 is called, are called। एक से ज़्यादा हो सकते हैं, 2 3 4 5, डिपेंड करता है डिग्री पर। ठीक है, आर कॉल्ड जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक, तो इसकी डिग्री कितनी है? 2। तो जीरोज कितने होंगे इसके? मैक्सिमम जीरोज, जरूरी नहीं है कि 2 ही हों, इसके मैक्सिमम जीरोज जो होंगे वो 2 होंगे, 2 से कम भी हो सकते हैं। कोई भी पॉलिनोमियल जरूरी नहीं कि डिग्री 7 का है तो उसके 7 जीरोज मिले। ठीक है, 7 जीरोज मिलेंगे, रियल नहीं मिलेंगे, मिल भी सकते हैं, नहीं भी मिल सकते हैं। ठीक है, 8 तो 7 में से हो सकता है कि 4 आपके रियल हों और 3 क्या हों? इमेजिनरी हों। वैसे इमेजिनरी वाले हमेशा पेयर में आते हैं, तो 3 इमेजिनरी नहीं हो सकते। इमेजिनरी जैसे 7 जीरोज है, 7 में ऐसा हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है 4 उसके इमेजिनरी जीरोज हों और 3 रियल जीरोज हों। ठीक है, या तो 2 इमेजिनरी हो, 5 रियल हो, या 7 के 7 आपके रियल हो सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। 7 से ज़्यादा नहीं हो सकते। डिग्री 7 के पॉलिनोमियल में 7 ही मैक्सिमम जीरोज हो सकते हैं, 7 से ज़्यादा जीरोज नहीं होते हैं। एक्चुअली ये एक थ्योरम है, इसे कहते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। ठीक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा क्या कहती है कि अगर डिग्री n का पॉलिनोमियल है तो उसके मैक्सिमम n जीरोज हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते हैं। ठीक, तो जीरोज हो गए। अब देखिए, ये है
हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, तो इसके जीरोज कितने होते हैं? लेट अल्फा एंड बीटा बी इट्स जीरोज। इसके जीरोज कौन कौन है? अल्फा बीटा। तो जो रिलेशन होता है इसमें जीरोज एंड कोफिशिएंट में, वो क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फा बीटा इक्वल टू सी बाई ए। इसी पे बेस्ड क्वेश्चन आता है। एक एग्जाम्पल देखिए आप, तो आपको समझना है। फॉर एग्जाम्पल आपको देखिए, हाँ, तो एग्जाम्पल क्या? जैसे एक एग्जाम्पल है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ कौन से पॉलिनोमियल? पॉलिनोमियल है आपके पास जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। ठीक, ये फैक्टराइजेशन से सॉल्व नहीं होगा आपका। तो कहता है अल्फा बीटा जीरो है, देन वैल्यू किसकी फाइंड करनी है? चलो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्वेश्चन मार्क है। ठीक, ये है आपका क्वेश्चन। कैसे निकलेगा? तो सबसे पहले देखो इसको कंपेयर कर लें। ए कितना? इसका कोफिशिएंट 1 है, तो अल्फा प्लस बीटा मिल गया। फॉर्मूला क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, तो ये हो जाएगा माइनस 2/1 यानी प्लस का 2। अल्फा बीटा कितना हो जाएगा? सी बाई ए। व्हाट इज सी? 4/1 4। ना चाहिए क्या आपको? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। शॉर्टकट से याद रखिए, क्लास 11th वाला, सॉरी 8th वाला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। इसका स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है 2, 2 का स्क्वायर किया 4 माइनस 2 अल्फा बीटा, 2 4 जो 8 माइनस 4, आंसर आ गया। ठीक, तो ऐसे इसके हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलो एक और इसका एग्जांपल देखते हैं। इसका एग्जांपल एक और कैसा हो सकता है? इस तरह से देखिए आप, एग्जाम्पल पर डिस्कस करते हैं। ये एक एग्जाम्पल है, कहता है अल्फा बीटा जीरोज है इस पॉलिनोमियल के, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए क्यूब इक्वल टू 0। ए जीरो नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ए नॉट इक्वल टू 0। और क्या है कि जो जीरोज हैं अल्फा बीटा वो इस पैराबोला पे लाई करते हैं। कौन सा पैराबोला? वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स। तो तुम्हें फाइंड क्या करना है? जीरोज बताने हैं कि कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ये पीजीटी 2016 में आस्किंग क्वेश्चन है। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। हम लोगों का एम क्या होगा कि हम छोटा से छोटा सॉल्व करें, कितना आसानी से हम सॉल्व करें। देखो इससे ये इस बात को ध्यान दीजिएगा कि जो अल्फा बीटा है वो इसको सेटिस्फाई करते हैं, यानी कि बीटा स्क्वायर इक्वल टू एक्स है। ठीक है, सेंस तो यहाँ पे रख दिया जाए, वाई ये एक्स है और ये वाई है, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया? वाई स्क्वायर एक्स दिया है, तो बीटा स्क्वायर इक्वल हो गया अल्फा, इक्वेशन नंबर 1। यानी सेकंड वाले का स्क्वायर फर्स्ट वाले के इक्वल होना चाहिए। तो इसका स्क्वायर इसके इक्वल है, इसका स्क्वायर इसके इक्वल है, तो या तो ये वाला होगा या तो ये वाला होगा, ये दोनों तो नहीं हो सकते। पहले हमने ऑप्शन करेक्ट कर लिया। बाय द वे अगर ऐसा होता कि एक ही ऑप्शन होता ये वाला, ये भी ना होता, तो हमें सॉल्व करने की जरूरत भी ना पड़ती, हम सीधे इसको टिक लगाते कि ये करेक्ट है। मैंने यानी ये 4,2 की बजाय 4,1 होता तो ये हो नहीं सकता। तो इस तरह से भी हम ऑप्शन चेक करते हैं। पहला काम तो यही होता है कि हम ऑप्शंस देखते हैं और ऑप्शंस को देखते वो गिवन कंडीशन में अगर एक से ज़्यादा सेटिस्फाई करते हैं तो हम सॉल्व करेंगे। एक ही ऑप्शन हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई करना है तो सॉल्व करने की क्या आवश्यकता? ये वाला ही से करेक्ट हो जाता। तो चूंकि यहाँ पे 4,2 दिया है, अब प्रॉब्लम क्रिएट हो रही, ये वाला होगा या ये वाला होगा। चलिए आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो बीटा स्क्वायर इक्वल टू क्या दिया है? अल्फा। और हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाता है? बी बाई ए, माइनस बी बाई ए। व्हाट इज माइनस बी? माइनस ए। अल्फा बीटा आ गया तुम्हारे पास कितना? सी बाई ए यानी ए क्यूब। ये इक्वेशन 2, ये इक्वेशन हो गई 3। और अल्फा बीटा में ये वाली वैल्यू उठा के 1 को यूज करते हैं कहाँ? 3 में। तो अल्फा के प्लेस पे बीटा क्यूब यहाँ रख देते हैं, तो ये हो जाएगा बीटा स्क्वायर इंटू बीटा इक्वल टू ए क्यूब, यानी कि बीटा क्यूब इक्वल टू ए क्यूब। बीटा की वैल्यू आ गई कितनी? ए। ठीक, बीटा ए आ गया, यहाँ रखा, ऑटोमेटिक अल्फा आ गया कहाँ? कितना? ए स्क्वायर। ठीक है, अल्फा की वैल्यू आ गई ए स्क्वायर। इसको कहाँ पुट किया हमने? 2 में, फ्रॉम 2 में। 2 में क्या है? अल्फा। अल्फा मतलब ए स्क्वायर प्लस बीटा प्लस ए इक्वल टू माइनस ए। इसको इधर खींच के लाए तो ए स्क्वायर प्लस 2a इक्वल टू 0, ए कॉमन, ए प्लस 2 इक्वल टू 0, ए की वैल्यू आ गई 0, ए इक्वल टू -2। ये हो नहीं सकती, वो पहले ही कह रहा है कि ए नॉट इक्वल टू 0 है। तो आई ए की वैल्यू कितनी? -2। अब इस -2 के ए आ गया तो जीरोज आ गए, ये लिखे हुए हैं आपके जीरोज। देयरफॉर बीटा आ गया कितना? ए यानी -2, अल्फा आ गया ए स्क्वायर यानी -2 का स्क्वायर दैट इज 4। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया? 4,-2। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट।
तो एक ये क्वेश्चन एग्जाम्पल पर ध्यान दीजिए, कह रहा है कि एक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक क्या है जनरल इक्वेशन है क्वाड्रेटिक की, और इसके जीरोज क्या है अल्फा बीटा। तो तुम्हें वो इक्वेशन बतानी है जिसके रूट्स कौन हो 1 अल्फा और 1 बीटा, और ऑप्शन दिए हुए हैं। वैसे तो ये एक याद कर लेने वाला क्वेश्चन है, ये अक्सर पूछा जाता है, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है। और अगर ये वाली इक्वेशन हो तो इसको हम याद कर लें कि अगर इसके जीरोज अल्फा बीटा हैं तो 1/अल्फा 1/बीटा वाले जीरोज के इक्वेशन क्या होते हैं, इसको बिल्कुल आप लर्न करके रखिए, सॉल्व करने की जरूरत ही ना पड़े। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन सभी टीजीटी और सभी पीजीटी में आता है, यानी अल्फा बीटा जीरोज हो उसके रेसिप्रोकल वाला इक्वेशन आस्क हो जाता है। ठीक, तो चलिए इसको, ये कब आया था, ये डीएसएसबी का टीजीटी 2014 वाले पेपर में आया है। और टीजीटी इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है जिसमें ये एबीसी की वैल्यूज दे दिया है, और ये टीजीटी वाले में पेपर में आया था 2020 वाले में, 20 वाले में। ठीक है, तो दिया क्या है, इसके जीरोज हैं तो अल्फा प्लस बीटा मिल जाएगा आपको कितना -b/a, अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई कितनी c/a। अब नए जीरोज जो हैं, न्यू जीरोज, वो क्या क्या है 1/अल्फा 1/बीटा, इसका सम निकालते हैं। सही है, सम कितना हो जाएगा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, तो अल्फा बीटा एलसीएम, अल्फा प्लस बीटा, व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा -b/, और अल्फा बीटा की वैल्यू b/a/c/a, और ये a से a कैंसिल -b/c आ गया। इसका प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, कितना आएगा 1/अल्फा इंटू 1/बीटा, दैट इज 1/अल्फा बीटा, अल्फा बीटा की वैल्यू है c/a, तो ये हो जाएगा a/c। तो जो तुम्हारी इक्वेशन बनेगी वो क्या हो जाएगी, इक्वेशन कुछ हम लोग ऐसा लिखा करते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो के क्या है अभी बताता हूँ, के क्या है, ध्यान से देखिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज कितना है -b/a, तो प्लस b/a, एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना है -b/c है, a नहीं है c है, और ये कितना a/c, c एलसीएम लिए और k की जगह पे हम c पुट कर देंगे। k क्या है, ये हमारे मन के मनोभाव है एक तरह से, हम चाहें तो k1 पुट कर लें, चाहे k की वैल्यू वो पुट करें जो इसका डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाए। तो मैंने k को क्या पुट कर रखा है c, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, ये आ जाएगा तुम्हारे पास c(x² + bx + a। इसको ध्यान रखिए, ये वाले का केवल a और c इंटरचेंज हो जाता है। ठीक, मैं चाहता तो मैं ये बात आपको पहले ही बता देता, लेकिन आपको सॉल्व करके पता चल गया कि इक्वेशन क्या होती है c(x² + bx + a), ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाती है 0 हो जाती है। अब चूंकि इसमें ऑप्शन में y दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, y हो x हो z हो, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, इसका c वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। इस बात को ध्यान रखिएगा, जब भी रेसिप्रोकल होंगे रूट्स तो a और c आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, b अपनी जगह पे रहेगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन कौन सा करेक्ट, c वाला ऑप्शन करेक्ट है।